Good evening, dear students. Last class we discussed details of MIS Management Information System. इसके हमने तीनों कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे. पहले हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, फिर उनके कंपोनेंट्स डिस्कस किए. टुडे वी विल अंडरस्टैंड कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है. सी सिस्टम हमने जब समझा था तो सिस्टम का मतलब होता है कि पार्ट्स, स्टेप्स और कंपोनेंट्स, ये तीनों जो भी हमें किसी भी डिसीजन को, किसी भी बिज़नेस रिलेटेड डिसीजन को या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो बिज़नेस से रिलेटेड है उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, यानी कि पार्ट्स, स्टेप्स, कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें मिलाकर वी टेक इट एज सिस्टम. एंड इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स का बेसिकली मेजरली इन तीनों चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं उसको सिस्टम एनालिसिस. यानी कि सिस्टम एनालिसिस बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ऐसी कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है जहाँ पर हम कोई भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने के लिए सॉल्व करने के लिए कुछ इन सॉफ्टवेयर्स या कुछ प्रोग्राम्स हम डिज़ाइन करते हैं. तो इनको, इस चीज़ को कहते हैं सिस्टम एनालिसिस. सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिस्टम एनालिसिस में कि इनके बेसिकली सिस्टम एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है. पहली चीज़ कि एनालाइज करने से, सिस्टम एनालाइज करने से प्लानिंग में हेल्प मिलेगी. तो पहला ऑब्जेक्टिव इज़ प्लानिंग. दूसरा कि जो भी हम एकम्प्लिश कर रहे हैं सिमिलैरिटी या सॉलिडारिटी सब सिस्टम्स की, यानी कि सिस्टम के नीचे सिस्टम को पूरा करने के लिए जो भी फर्दर कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं दोज आर कॉल्ड सब सिस्टम्स. और इन सब सिस्टम्स की सिमिलैरिटी और एकजुटता के लिए, मतलब सब मिलाकर एक बनेंगे. सिस्टम ब्रेक चाहे कितने भी पार्ट्स में हो, कितने भी स्टेप्स में हो या कितने भी कंपोनेंट्स में हो, लेकिन अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो सिस्टम वो पूरा कंप्लीट मिला के सिस्टम होता है. और वो सारा ब्रेकअप जब मिला के एक रिज़ल्ट देता है तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है. तो यानी कि दूसरा ऑब्जेक्टिव सिस्टम एनालिसिस का है कि एकम्प्लिशमेंट हो जाए. थर्ड इज़ कि जो भी सब सिस्टम्स हैं वो फेवरेबल पोजीशन में आ जाएं. यानी बहुत सारे हम सब सिस्टम्स बनाएंगे जो कि उसमें से कुछ सब सिस्टम्स ऐसे होंगे जिनको हमें साइड करना होगा या बाहर निकालना होगा, जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के दौरान आए, हमने उनको पॉइंट आउट किया, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड एज अ फॉर द सल्यूशन. सो द सिस्टम एनालिसिस has three major objectives: planning, accomplishment and favorable position of subsystem. Next important thing is tools and techniques of system analysis. जो सिस्टम एनालाइज करना है उसके लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे, यानी कि हम सिस्टम कैसे एनालाइज करेंगे. सिस्टम एनालाइज करना क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन सिस्टम एनालाइज कैसे करेंगे. ग्रिड चार्ट, सिमुलेशन टेक्निक, डिसीजन ट्री, सिस्टम फ्लो चार्ट एंड डिसीजन टेबल्स. अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ग्रिड चार्ट. अब ग्रिड चार्ट्स क्या होते हैं. ऐसे चार्ट्स होते हैं, ऐसे पिक्चर फॉर्म में या पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इन फॉर्म्स में ये चार्ट्स होते हैं जो कि एक साथ कनेक्शन दिखाता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में. जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के बीच में कुछ कनेक्शन शो कर रहा है तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं ग्रिड चार्ट. अब ये जो चार्ट आपके सामने है इसमें आप ये देखिए कि ये जो कलर्स हैं ये बेबी क्लोथ्स का ब्लू है, चिल्ड्रन क्लोथ्स का येलो है. सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं विमेन क्लोथ्स जो ग्रीन है, लाइट ग्रीन. तो लाइट ग्रीन पाई चार्ट आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे दिया हुआ है क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, एक साल के 4 क्वार्टर. ठीक है. और ऊपर जो वाई एक्सिस दिया हुआ है वहाँ 2006, 2005, 2004 और 2003 ईयर दिया हुआ है. तो अभी आप ये देखिए कि क्वार्टर 1 में जो 2004 का विमेन क्लोथ्स का, यानी कि ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला हिस्सा देखिए इतना थोड़ा सा है. और ओवरऑल ये जो आप देख रहे होंगे पूरा ये जो सर्कल है ये छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा क्यों हुआ है. इसका मतलब है ये शो कर रहा है कि ओवरऑल सेल्स जो है वो बढ़ती जा रही है. गोला जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ओवरऑल सेल्स बड़ी दिखती जाएगी, बड़ी होती जाएगी. तो यानी कि 2004 में
जो विमेन क्लोथ्स यानी कि लाइट ग्रीन पार्ट आप देखेंगे वो इंक्रीज़ हो गया 2005 में, मोर देन 50% हो गया। उसके बाद फिर देखिए जो 2006 में है वो भी आपका पूरा ओवरऑल सेल्स बढ़ गया। अब ओवरऑल सेल्स में यहाँ पर पर्पल यानी कि जो स्पोर्ट्स वेयर है उसका भी हिस्सा बड़ा हो गया। तो ये जो हम सर्कल्स देख रहे हैं यानी कि यहाँ पे हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक बार में कंपेयर कर रहे हैं। हम ये भी देख ले रहे हैं कि क्वार्टर में क्या सेगमेंट वाइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है और उसको ईयर वाइज भी कंपेयर कर रहे हैं। तो ग्रिड चार्ट बेसिकली एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट टेक्निक जो सिस्टम एनालिसिस की है वो है साइमुलेशन। साइमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर मॉडल डेवलप किया जाता है न्यूमेरिकल फॉर्म में। कोई भी एक्टिविटी जो होती है, इंडिविजुअल कोई ओकेजन्स हो गए, कोई सेगमेंट्स हो गए सिस्टम के, ये सारी चीज़ें एक मॉडल के फॉर्म में डेवलप की जाती हैं। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो ये साइमुलेशन मॉडल कैसे हुआ है कि कुछ एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स हैं, उन दोनों का एनालिसिस किया। कॉन्सेप्चुअल मॉडल का जो एनालिसिस हुआ सिस्टम सोर्स में डाला गया, एक्सपेरिमेंटेशन रिजल्ट को भी सिस्टम सोर्स में डाला गया, ऑब्जर्वेशन और रियलिटी को कंपेयर किया गया और इसके बेसिस पे एक साइमुलेशन मॉडल डेवलप किया गया। ये बेसिकली एक इस तरह का मेथड है जहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन मॉडल के फॉर्म में टेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक इज़ डिसीजन ट्री। जैसा कि एक ट्री होता है उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही डिसीजन ट्री एक सिस्टम एनालिसिस की टेक्निक है। यहाँ पर जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उन सब में चॉइस होती है और चॉइस करते करते वो सेकंड चॉइस को हेल्प करती है। जब उसके सेकंड चॉइस के बेसिस पे थर्ड चॉइस डिपेंड करती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें इस एग्जांपल में तो क्या है कि अगर एज लेस देन 30 है, यस, अगर एज लेस देन 30 है, ठीक है, यस है, तो ईट पिज़्ज़ा, अगर यस है तो अनफिट हो जाएंगे, और अगर पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं यानी कि ईट पिज़्ज़ा नो तो फिट रहेंगे। एज फिर से अगर आप यहाँ पे देखें कि एज अगर लेस देन 30 का आंसर होगा नो, तो क्या होगा, एक्सरसाइज करते हैं यस तो फिट रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करते हैं यानी कि नो तो अनफिट रहेंगे। ठीक है, ये डिसीजन ट्री आपको ऐसे डिपिक्ट करेगा। नेक्स्ट इज सिस्टम फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट में क्या है, सेम जो भी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्रेशन है एक्टिविटीज़ का, इनपुट हैंडलिंग और थिंकिंग, ये सारा पूरा होल सिस्टम जो है ये इमेज के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। और आप ये जो देख रहे हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, एरोज़, ये सारे परमानेंटली ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं। इन सबको अलग अलग उसमें इनको फिक्स किया जाता है कि अगर ये क्वेश्चन है तो इस तरह से ट्रायंगल स्क्वायर शेप में होंगे, रिज़ल्ट है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, एरोज़ किस ओर जा रहे हैं। अब इस एग्जांपल को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एक स्पीड सेंसर लगाया गया है। अब स्पीड सेंसर का काम क्या है कि अगर गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है यानी कि टू फास्ट और आंसर है येस, तो क्या करेगा स्पीड सेंसर, फ्यूल कम कर देगा, लेस फ्यूल टू इंजन। और वो ये देखिए आप टू फास्ट के बाद येस का एरो लेस फ्यूल की तरफ गया और ये आगे चला गया। अगर स्पीड सेंसर का क्वेश्चन है टू स्लो यानी कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है और इसका आंसर है येस, तो क्या होगा कि मोर फ्यूल टू द इंजन और इंजन को फ्यूल मिलेगा। इसी तरह से अगर टू फास्ट का आंसर नो है, हमने टू फास्ट का आंसर येस किया तो क्या हुआ, फ्यूल कम कर दिया। टू फास्ट यानी कि बहुत तेज़ चल रही है, नहीं तेज़ नहीं चल रही है, यानी कि अगला क्वेश्चन तुरंत बनता है कि तेज़ अगर नहीं चल रही है तो क्या धीरे चल रही है। तो आंसर अगर येस है तो फ्यूल बढ़ा दिया जाएगा इंजन में, और अगर नहीं है नो तो वापस ये स्पीड सेंसर पर आ जाएगा। तो दिस इज़ सिस्टम फ्लो चार्ट। नेक्स्ट इज़ डिसीजन टेबल्स। डिसीजन टेबल्स में अगर आप टेबल देखेंगे तो इसमें क्या है कि इसमें ये देखिए कि हम ये डिसीजन टेबल जो बनाते हैं ये बेसिकली 4 इसमें कंपोनेंट्स होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं, कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्रीज, एक्शन स्टब एंड एक्शन एंट्रीज।
ये जो आप ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है डिसीजन टेबल एप्लीकेंट प्राइवेट क्रेडिट कार्ड डेमोग्राफिक सूटेबिलिटी, यानी कि ये डिसीजन टेबल किन लोगों के लिए बनाई गई है, जो एप्लीकेंट क्रेडिट कार्ड के लिए हैं, उनकी सूटेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई गई है कि क्रेडिट कार्ड किन लोगों के लिए सूटेबल है, किन लोगों को ऑफ़र करना है। तो ये हो गई कंडीशन स्टब। अब इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो कंडीशन एंट्रीज़ हो गई, यानी कि ये सारी हो गई कंडीशन एंट्रीज़ कि वो जो ऊपर पूछा गया कि क्रेडिट कार्ड ठीक है कि नहीं, ये इसका बात क्या होगा कि इफ़ एप्लीकेंट सोल एनुअल इनकम अमाउंट, अगर किसी एप्लीकेंट की अकेली इनकम लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख है, तब तो वो सूटेबल है। यहाँ देखिए ये लिखा है सूटेबल। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज बोरोइंग, यानी कि कोई हमारा पहले का कस्टमर है और उसकी कुछ बोरोइंग्स रह गई हैं, तो उसको भी हम क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, सूटेबल है। या एग्जिस्टिंग कस्टमर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस अमाउंट, वो अगर सेविंग और बैलेंस अमाउंट अगर 1 लाख से ज़्यादा या बराबर है तो भी वो सूटेबल है। देन तो ये जो सूटेबल अनसूटेबल है ये हो गया हमारा एक्शन एंट्रीज़। ये जो चीज़ें हो गई इसको हम कहेंगे एक्शन एंट्रीज़, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे एक्शन स्टब हो गए। ये सब जो लिखा है ये सब कुछ जो है हमारे एक्शन स्टब हो गए, यानी कि वो हिस्सा जो कंडीशन बताता है और उसके बेसिस पे हम कंडीशन लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हो गई हमारी कंडीशन स्टब, कंडीशन एंट्रीज़। कंडीशन स्टब तो ये वाला हिस्सा हो गया, ये कंडीशन स्टब हो गया। आप एग्ज़ाम में ऐसे एरो बना के इन चीज़ों को अलग से मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अभी हमने डिसीजन टेबल्स पढ़ लिया था, अब हम ये समझेंगे कि इन सिस्टम एनालिसिस को, सिस्टम को इतना एनालाइज करने से बेनिफिट क्या है। एक तो मनी सेव होगा। मनी कैसे सेव होगा? हम क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, और प्रॉब्लम समझने से क्या होगा कि जो भी सॉल्यूशन है वो हम क्लियरली बता पाएंगे, यानी उनसे रिलेटेड हम स्टेप्स प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे, और तभी उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जब इम्प्लीमेंटेशन सही होगा तो मनी सेव होगा। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव स्किल्स यूज़। जो स्किल्स हैं यानी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनका इफ़ेक्टिव यूज़ हो पाएगा, क्योंकि जो सिस्टम एनालिसिस है उसके लिए हमको कोई अलग से डिग्री या प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एम्प्लॉयज़ को सिर्फ थोड़ा बहुत डायग्राम यूज़ करना, चार्ट्स बनाना, ये सब सिखाना पड़ता है, और ये बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट इज़ कि इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव होती है? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली बनता है, एक मॉडल के उससे बन रहा है, उसमें एरर्स नहीं होंगे, उसमें फॉल्टी तरीके से उसको नहीं बनाया जाएगा, वो प्रॉपरली अच्छे से बनेगा, और फिर टाइमली भी डिलीवर होगा क्योंकि उसके लिए भी मॉडल्स डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट इज़ इनेबल बेटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट कैसे होगा? व्हेन सिस्टम एनालिसिस इज़ इम्प्लीमेंटेड, यानी कि जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि इस केस में क्या है कि हमको कोई अलग से बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करना है, बहुत पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी के रिसोर्सेज हैं उन्हीं की हेल्प, उन्हीं सिस्टम पार्ट्स को या कंपोनेंट्स को रीअरेंज करके हम स्टेप्स बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, और उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी डालते हैं कि वो बिज़नेस के चेंजिंग एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम अडेप्ट कर पाएँ। तो दीज आर 4 मेजर बेनिफिट्स। सिस्टम एनालिसिस हेल्प्स इन सेविंग मनी, स्किल्स का अच्छे से यूज़ होता है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, और बेटर मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन क्या है? अभी ये जो आप इमेज देख रहे हैं जिसमें प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस लिखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम सिस्टम डिज़ाइन कहते हैं। अब सिस्टम डिज़ाइन हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक साइकिल है जिसमें हम सारे बिजनेस सिस्टम को अरेंज करते हैं, और अरेंज इसलिए करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना रहता है। तो सिस्टम डिज़ाइन जो है बेसिकली टारगेट अचीव करने के लिए होता है। सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? सिस्टम टेस्टिंग में क्या है कि ये एक फुल्ली इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है,
जहाँ पे जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल्स हैं, एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं उनको चेक किया जाता है, उनके कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है और पूरा सिस्टम चेक होता है। एंड टू एंड टेस्टिंग सिनेरियो को हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। इसी तरह से सिस्टम टेस्टिंग जो है पूरी तरह से सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है, एप्लीकेशन चेक करता है कि जो भी हम चीज़ें इनपुट में डाल रहे हैं उससे रिलेटेड ही डिज़ायर्ड आउटपुट्स आ रहे हैं कि नहीं। ये सिस्टम टेस्टिंग हो रही है। सिस्टम टेस्टिंग बहुत सारे टाइप्स की है, मतलब 50 से भी ज़्यादा टाइप्स की हैं। जैसे यूजेबिलिटी टेस्टिंग है, लोड टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, माइग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये जो इनके नाम है सेम ये वही तरह की टेस्टिंग करती हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने पिछले ही क्लास में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डिस्कस किया था। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी इसको डील करता है, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है यानी कि टीपीएस, ये क्या करता है, हमें मदद करता है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं उन सारे डिसीजंस को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से ले सकें। और ट्रांजैक्शन टीपीएस जो है वो हमारा ऑपरेशनल लेवल पे चलता है, यानी कि जहाँ पे बिल सिस्टम है, पेरोल सिस्टम है, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम है, और ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड काइंड का होता है। या हमें कहीं इन्वेंट्री का रीस्टॉक चेक करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग प्लान कैसा होगा, डिपार्टमेंटल बजट क्या बनेगा, या सेल्स मैनेजमेंट कैसे होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, ये सारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो डायनेमिक कंडीशंस की वजह से बिल्कुल चेंज होते रहते हैं, और कंडीशंस कभी भी कैसी भी हो सकती हैं, तो इनको हम स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। जैसे कि किसी मार्केट से एंट्री या एग्ज़िट का डिसीजन लेना है, या टॉप मैनेजमेंट को कैपिटल बजट अप्रूव करने से रिलेटेड डिसीजन लेना है, या कोई लॉन्ग टर्म गोल है, इन्वेस्टमेंट है, इनसे रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग है, बैंक लोन है, इस तरह के कोई डिसीजन लेने हैं तो हम DSS करते हैं, DSS का यूज़ है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हम वो सारी प्रॉब्लम्स जिनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे रिसर्च कर सकते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में डालते हैं, ताकि हम कुछ पर्टिकुलर एक्ट जो हैं वो कंसल्टेंट के थ्रू उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नॉलेज बेस एंड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, कि जितना भी जो भी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेटा कलेक्ट किया गया और सॉफ्टवेयर के जो भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे कंपोनेंट मिला के एक्सपर्ट सिस्टम बनता है। ठीक है, ये सारे यूज़र्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो दिस कंप्लीट्स यूनिट 2। थैंक यू।